अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट्स उसका फोर्थ टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एरर को देख लेते हैं। वीडियो के एंड में हम अनसर्टेनिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एरर का उर्दू में मतलब होता है कोई भी गलती, यानी कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर क्या क्या गलतियां हुई हैं या कितनी गलती हुई है हमसे मेजर करते हुए किसी भी चीज़ को, ये हमारा उस चीज़ का, उस एक्सपेरिमेंट का एरर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, उन सब में कोई ना कोई एरर हो जाता है। कभी भी हमारा एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली या एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होता, हमेशा उसमें कोई ना कोई एरर आते हैं और फिर साइंटिस्ट एंड में उन एरर को डिटरमाइन करते हैं और उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक में डेफिनेशन को देख लेते हैं। एरर्स, मैं डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि क्या है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल वैल्यू है क्या, मेजर्ड वैल्यू क्या है, और फिर उनके दरमियान डिफरेंस कैसे निकलता है ये देखते हैं। एक्चुअल वैल्यू, अब किसी भी चीज़ को जब मेजर किया जाता है तो इसकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है। अब इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी को बहुत साल पहले एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंटिस्ट ने मेजर करके हमें एक उसकी एक्चुअल वैल्यू दे दी थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 या फिर 10 हम उसे ले लेते होते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 9.8 ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है और हम खुद से कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं जिससे ग्रेविटी को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सिंपल पेंडुलम वाला। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए भी हम ग्रेविटी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो जो हम लोग पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए ग्रेविटी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो आंसर आ रहा है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। और उससे पहले जो साइंटिस्ट ने हमें बता दी है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी की एग्जांपल हम ले रहे थे, तो जो हमें 9.8 या 10 पता है वैल्यू पहले से, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो हमारे एक्सपेरिमेंट का एरर होता है। यानी जब हम सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसमें वैल्यू अगर हम सपोज कर लें कि 9.6 आ गई है, तो 9.8 और 9.6 को हमने माइनस करना है। एक्चुअल माइनस मेजर्ड वैल्यू हम करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन किया है कि एरर निकालने के लिए एक्चुअल माइनस मेजर्ड। एक्चुअल हमारी 9.8 आए और मेजर्ड हमारी 9.6 है, तो इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2। तो हमारा 0.2 क्या है, ये एरर है। अब ये एरर बहुत सारी कॉजेज की वजह से होते हैं और फिर इनको रिड्यूस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसके बाद हम अब कॉजेज को डिस्कस करते हैं। एरर के मेन मतलब हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कॉजेज होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या कॉजेज आ सकते हैं एरर के, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं। और वो 3 कॉजेज हैं जो मेनली हर एक्सपेरिमेंट में हमें पेश आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो काज है हमारे पास वो है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। यानी कि अब ऐसा हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी भी इंसान का ध्यान न रहा हो, या उसकी तवज्जो किसी और तरफ बढ़ गई हो, या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए साइंटिस्ट पूरे तरीके से तवज्जो से उस एक्सपेरिमेंट को ना कर सके हो, या किसी बंदे का एक्सपीरियंस ही ना हो काम को करने का। इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी अगर उस बंदे को एक काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तब भी एरर आने के चांसेस है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है फॉल्टी अपरेटस। अब फॉल्टी अपरेटस नाम से शोर है कि अपरेटस में कोई ना कोई हमारे पास खराबी होगी, डिफेक्ट होगा हमारे अपरेटस में। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीटर रोल से कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी लाइंस पूरे तरीके से ना लगी हो, या फिर उसके ऊपर कुछ लाइंस रेज हो गई हो, उसकी कैलिब्रेशन ठीक ना हुई हो, या कहीं से टूटा हुआ है मीटर रोल, इस तरह का कोई भी। या फिर अगर हम वर्नियर कैरी पर स्क्रू गेज की बात करें तो उनमें हमारे पास 0 एरर होता है, या फिर जब हम 0 करेक्शन नहीं करते तो एरर आ रहा होता है हमारी मेजरमेंट के अंदर। तो ये जो एरर है, ये सारी चीजें फॉल्टी ऑपरेटर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास है इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। यानी अब अगर बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, और वो जाहिर बात है जब उस इनएक्सपीरियंस है, उसने कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, तो फिर वो गलत मेथड, गलत टेक्निक यूज कर रहा होगा अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। यानी वो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा होगा, और जब वो वैसे नहीं करेगा तो फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर सारी हमारी वैल्यूज, मेजरमेंट्स गलत आएंगी और फिर इसकी वजह से एरर्स आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे काजेज हैं, जो मतलब आप बेसिक काजेज कह सकते हैं एरर आने के। उसके अलावा भी हो सकते हैं काजेज, हर एक्सपेरिमेंट के साथ ये वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन काजेज हैं जो हर एक्सपेरिमेंट के अंदर वजूहात बन सकते हैं ये एरर होने की।
उसके बाद हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो एरर की टाइप्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं एरर। एक है हमारे पास रैंडम एरर और दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर और ये सिस्टमैटिक एरर, यहाँ पर इन दोनों को मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया है। इनको आप अलग अलग भी समझ सकते हैं, और वैसे ये डिफरेंस में लिखने का मकसद ये था कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनमें डिफरेंस आ जाता है या फिर अगर आपको इसका डिफरेंस चाहिए तो वो भी मिल जाए। तो ये अलग अलग भी आपके पास पूरा पूरा मटीरियल है और डिफरेंस की फॉर्म में भी पूरा मटीरियल है। तो पहले रैंडम एरर की डेफिनेशन रीड करती हूँ मैं, उसके बाद इसको समझेंगे। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। अब डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, यानी कि जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज, और वो हर दफा मुख्तलिफ वैल्यू दे रही है, यानी हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं और आंसर हर दफा मुख्तलिफ आ रहा है अंडर द सेम कंडीशन, और कंडीशन भी सेम है। तो अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसी भी रोड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और हमने एक दफ़ा मेजर की तो वो कोई भी आ गई, फॉर एग्जांपल 7.5 आ गई उसकी वैल्यू। अब हम दोबारा उसी मीटर रोड से वहीं पे बैठे हुए, कहीं भी बगैर गए, बगैर टाइम वेस्ट के दोबारा मेजर करते हैं, और दोबारा हमारे पास आ जाती है 7.56 की, उसमें वो हो गई है, चेंजेस आ गई है। उसके बाद दोबारा मेजर करते हैं तो आ जाता है 7.6 टोटली, यानी एक पॉइंट ही चेंज हो गया, 5 से 6 पे चला गया। अब हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही जगह पे बैठ के सेम कंडीशन के अंदर 3 दफा परफॉर्म किया, तो उसने तीनों दफा अलग अलग वैल्यूज थी। तो ये हमारा जो अब ये वैल्यू का चेंज आ रहा है, ये एक रैंडम एरर की वजह से, क्योंकि अब हम एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही बंदा कर रहा है एक्सपेरिमेंट, एक ही कंडीशन है, ना वो उठ के कहीं गया है, ना एक ही टाइम पे किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट। तो अब ये भी किसी ना किसी वजह से चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ये जो चेंजेस के काजेज हैं, ये इस एरर के काजेज हैं, ये अननोन है हमारे पास, यानी हमें नहीं पता कि क्यों आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, हो सकता है उसे एक दफ़ा करने में टाइम काफ़ी लग गया और इतनी देर में टेम्परेचर चेंज हो गया हो, या फिर ग्रेविटी का इफेक्ट हो सकता है। इस तरह की अननोन सी काजेज हैं जिनको हम कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि इस वजह से इसका एरर आ रहा है, यानी वो अननोन कॉजेज है। इसलिए यहाँ पे कॉजेज में मैंने लिख दिया है कि ये अननोन कॉजेज हैं। उसके बाद अब आ जाती है रिडक्शन की बात। ठीक है, अब एरर आ गया, हमें पता चल गया, हमने 3-4 दफ़ा एरर देख लिया, 3-4 दफ़ा मेजरमेंट को रिपीट किया, तीनों दफ़ा वैल्यू चेंज आ गई। अब ये भी देख लो कंडीशन भी सेम है, कॉजेज भी नहीं पता चले। अब फिर भी हमें एरर को रिड्यूस तो करना है ना, तो कोई ना कोई मेथड तो निकालना है ना कि हमारा जो एरर है, अब इस तरह तो हमें नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्ट वैल्यू 7.5 है, 7.6 है, या 7.56 है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड निकालना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करने का बड़ा ईजी मेथड है। जितनी भी हमने मेजरमेंट्स की हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पिछले एग्जांपल में हमने 3 मेजरमेंट्स लिए हैं लेंथ को, रोड की लेंथ को मेजर करते हुए, तो उन तीनों को हम एवरेज ले लेंगे, यानी एवरेज लेने का आपको पता है, उन तीनों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यानी 3 टाइम्स रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये उसकी एवरेज आ जाएगी। इस तरह से हम अपने एरर को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर, यानी कि हम जब एक मेजरमेंट को सेवरल टाइम, वैसे यहाँ पे हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है, लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा रिपीट करेंगे तो उतना ही एरर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी एरर कम होता जाता है जितनी बार हम ज़्यादा मेजरमेंट लेते जाते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि हमने 3 टाइम्स लिया, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा दफ़ा लेंगे, ज़्यादा दफ़ा मेजरमेंट्स को लेंगे, तो एरर कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने सेवरल टाइम्स हम रिपीट करेंगे मेजरमेंट को, उसके बाद उसका एवरेज लेंगे, तो ये एरर को रिड्यूस कर देगा। अच्छा, अब रैंडम एरर तो हमें समझ आ गया क्या था। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर की भी पहले मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी कि क्या है सिस्टमैटिक एरर। द टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ऐसा एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी डिफेक्ट की वजह से अराइज हुआ है। अब डिफेक्ट कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अब हम मीटर रोल की बात कर लेते हैं। मीटर रोल जो है हमारे पास, उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम मीटर रोल की बात कर लेते हैं, अगर मीटर रोल के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, जैसे मीटर रोल की कैलिब्रेशन, या फिर उसके अलावा उसकी अगर वो शुरू में कटा हुआ है, या फिर वो छोटा है, या फिर घिस गया है, जैसे पुराने जमानों में, अब तो मीटर रूल खैर प्लास्टिक और लोहे के आ गए, इससे पहले लकड़ी की मीटर रूल्स होते थे, यानी लकड़ी के रूलर होते थे या लकड़ी के फुट्टे होते थे। तो वो ऐसा होता था कि ज्यादा यूज होने की वजह से या ज्यादा टाइम गुजरने की वजह से वो एजी से थोड़ा थोड़ा घिस जाता था, और थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कुछ लाइनें मिट जाती थी, या शुरू से वो जीरो कट जाता था, इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो ये जो एरर है, अब जो इसकी वजह से एरर आएगा, तो ये हम इसे सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, क्योंकि ये
इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट की वजह से आ रहा है। या फिर अगर हम मीटर रूल को छोड़ के उनकी बात करें, स्क्रू गेज की बात करें, वर्नियर कैलिपर की बात करें, तो उन उन दोनों के अंदर हमने ज़ीरो एरर पढ़ा है, ज़ीरो एरर आ जाता है। अब ज़ीरो एरर को जब तक हम ज़ीरो करेक्शन नहीं करते वो ठीक नहीं होता। तो अगर ज़ीरो करेक्शन नहीं की हमने और किसी उन दोनों के अंदर ज़ीरो एरर है और उसके बाद उससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है, तो इस एरर को हम नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर का, यानी सिस्टम के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर था और जो उसकी डिफेक्ट की वजह से एरर आएगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। इसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर मीटर रूल की लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको मीटर रूल की पहले एग्जांपल दे दी है डेफिनेशन में, कि वो अगर वो सामने से टूट जाता है, शुरू से टूट जाता है, एंड से टूट जाता है, या फिर उसकी कैलिब्रेशन मिट जाती है, ऊपर से कैलिब्रेशन होती है, उसके ऊपर जो लाइंस लगी होती है, उसके मीटर रूल को आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक छोटी छोटी 5 लाइंस होती है, उसके बाद एक बड़ी लाइन आ जाती है, फिर इस तरह छोटी छोटी लाइंस है, तो वो पूरा 1 मीटर 2 मीटर जितने भी होते हैं से उसके अंदर सेंटीमीटर्स बने होते हैं, तो वो उन सब की लाइंस होती हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। माजब ये होता है वो लाइन मिट जाती है, या फिर वो लाइन दरमियान से कहीं से फासला ज्यादा हो जाता है, उन लाइंस के अंदर कहीं से कम हो जाता है, ये सारा वो बनाते हुए मिस्टेक हो जाती है। तो जब इस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं और फिर हमारा एक्सपेरिमेंट गलत आ रहा हो, तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। अब इनके कॉजेज जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पर 3 टाइप के कॉजेज हैं। इनकरेक्ट मार्किंग, यानी कि अब इस तरह भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास इस तरह के स्केल्स होते हैं, इस तरह के मीटर रूल होते हैं जहाँ पर पहला डिजिट 0 लिखा है, तो उसके बाद आगे 1 स्किप किया होगा और 2 लिख दिया है। अब ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, उसके बाद फिर आगे 3 4 5 6, यानी कि 1 स्किप ही हो गया अंदर से। अब उसकी वजह से एक पूरा हमारा एक डिजिट गायब हो गया अंदर से, तो मार्किंग गलत हो गई है। और हम जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो हमारे जहन में ये नहीं रहा अगर कि ये 2 जो है इसको 1 कंसीडर करना है और 3 को 2, और इसी तरह हर नंबर को, क्योंकि एक 1 मिस हुआ है, एक डिजिट मिस हुआ है, तो उसकी वजह से हर डिजिट को एक पिछला हम लोगों ने कंसीडर करना है। अगर अब ये बात हमारे एक्सपेरिमेंट करते हुए जहन में नहीं रहती और हम उस 2 को 2 ले लेते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, हम उसकी जो रीडिंग ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। तो ये भी एक कॉज है एरर का। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पुअर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो ऊपर मार्किंग होती है, जो लाइंस लगी होती हैं, उन लाइंस के लगाने को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। पुअर कैलिब्रेशन यानी कि वही अगर लाइन मिट गई है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक लाइन का दूसरी लाइन से फासला ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक जो उनका नॉर्मल फासला है उससे ज़्यादा फासला कर देते हैं। कभी कभी ऐसे होता है 2 लाइंस के दरमियान एक्स्ट्रा फासला होता है, यानी वो बस उस टाइम कैलिब्रेशन करते हुए गलती हो जाती है और फिर ये मेजरमेंट्स के अंदर भी एरर देती है। और तीसरी चीज़ है ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की बात की कि उनके अंदर अगर ज़ीरो एरर हो और हम ज़ीरो करेक्शन ना करें, तो ये ज़ीरो एरर भी हमारे एक सिस्टमैटिक एरर की कॉज है। अच्छा, इसकी रिडक्शन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसकी रिडक्शन में ये है कि हमारे पास अगर एक डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आ गया है, तो अब एरर भी आ रहा है, अब हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उससे ज़्यादा एक्यूरेट हो, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसके अंदर कोई भी एरर ना हो, या वो बिल्कुल 100% करेक्ट मेजरमेंट दे। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया में है ही नहीं, ना हम बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा मेजर कर रहा होता है या उससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, जो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, हम उससे जो मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा उसको लाएंगे, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि एरर है क्या। फिर उस एरर को जहन में रखते हुए करेक्शन फैक्टर, यानी कि हम उस पे वो, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चला है कि इसमें एक डिजिट मिस है, या अगर हमें लगा है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा है और वैसे जो हमारा मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें इतना इतना फासला आ रहा है, तो हम उस चीज़ को जहन में रखते हुए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एंड में उस चीज़ को, उस एरर को अंदर से ऐड प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो करके फिर अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं रीड कर देती हूँ। बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर विच इज़ मोर एक्यूरेट एंड देन करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड, यानी कि इसको हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोगों ने कंपेयर करना है मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपने डिफेक्टिव वाले इंस्ट्रूमेंट को, और फिर उसके बाद हमें करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना है। अब करेक्शन फैक्टर हर एरर के हिसाब से हो सकता है कि उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। जो भी करेक्शन फैक्टर उस एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई हो रहा होगा, उस मेजरमेंट पे हो रहा होगा, वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वीडियो का नेक्स्ट हाफ पार्ट था अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी वैसे तो एक लंबा टॉपिक है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी वीडियो चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर शॉर्टली, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही सही था, तो उसके हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं और फिर समझेंगे कि अनसर्टेनिटी है क्या, और वो आपको डेफिनेशन से वैसे समझ आ जाएगा। डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। डाउट, अब डाउट क्या है, हमें पता है किसी भी चीज़ के अंदर हमें जब कोई शक व शुबा हो, कोई गैर यकीनी बात हो, तो वो डाउट होता है। और
एग्जैक्टली अनसर्टेनिटी का भी वही मतलब है, गैर यकीनी। यानी कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के अंदर कितनी गैर यकीनी है, कितनी हमें शक है उस एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट पे, वैल्यू पे, ये है अनसर्टेनिटी। और जाहिर बात है हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके अंदर एरर्स तो होते ही हैं। एरर्स के साथ हमें फिर भी जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तब भी हम सर्टेन नहीं होते कि ये एग्जैक्ट आ गई है, ये बहुत अच्छी रिजल्ट निकला है। तब भी हमें अनसर्टेनिटी होती है कि नहीं यार, अभी भी इसमें कोई गलती आ रही है, अभी मज़ीद इसमें एरर हो सकता है या मज़ीद इसके अंदर करेक्शन की गुंजाइश बाकी है। तो एरर और अगर अनसर्टेनिटी का मैं फ़र्क बताऊं, तो एरर हम सिर्फ जो हमारी गलतियां हो रही होती हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो फ़र्क आ रहा होता है एक्चुअल वैल्यू से, वो एरर है। लेकिन एरर को रिमूव किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी अनअवॉइडेबल एरर है, यानी कि वो एरर जिसको हम चाह के भी नहीं ख़त्म कर सकते। अब हमारी जो गैर यकीनी है, ये डाउट है, शक, इसको हम चाह के भी नहीं ख़त्म कर सकते। हम जितनी मर्जी परफेक्ट वैल्यू, जितनी मर्जी एक्यूरेट निकालें, तब भी हमें होता है कि शायद हम दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकल आए। और ये वाली बात एंड तक रहती है जब तक हम करते रहें। तो ये अनसर्टेनिटी तो बाकी रहती है और इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये एक अनअवॉइडेबल एरर है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास, हम शुरू से ही वीडियो के स्टार्ट से ही लेंथ की मेजरमेंट की एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर हम किसी भी रोड की लेंथ को मेजर करते हैं मीटर रूल से, तो मीटर रूल का अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक हमें सर्टेन वैल्यू देगा। और अगर यही हम रोड की मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से करें, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमें सर्टेन वैल्यू दे रहे हैं। और अगर हम इसी मेजरमेंट को तीसरे मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज के साथ मेजर करें, तो वो हमें 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड डेसिमल प्लेस तक करेक्ट और सर्टेन वैल्यू देगा। इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से हम मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं, हमारी जो सर्टेनिटी है वो बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अनसर्टेनिटी कम हो रही है। जो गैर यकीनियत है वो अभी भी है। जब हमने मीटर रोल से किया था तब हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक सर्टेन वैल्यू मिली थी, तब हम सेकंड डिजिट की तरफ डाउटफुल थे, यानी कि सेकंड डेसिमल प्लेस की तरफ हम डाउटफुल थे कि पता नहीं वहाँ पर कौन सा डिजिट होगा, वहाँ पर ज़ीरो भी होगा या नहीं, या यही एग्जैक्ट वैल्यू या मज़ीद आगे वैल्यू बढ़ रही है, इसके बारे में हम अनसर्टेन थे। इसी तरह जब हमने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया, तब भी हम हमेशा नेक्स्ट वाले डिजिट की तरफ अनसर्टेन होते हैं। इसके बाद हम इसके काजेज देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी की काजेज जो हैं वो 3 हैं हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो जो आपको पूरी एग्जांपल एक्सप्लेन की, ये सारी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन थी ना। उनका जो लीस्ट काउंट है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है कि वो इतनी लिमिट तक किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो यानी मीटर रोल की जो लिमिटेशन थी वो 0.1 सेंटीमीटर थी, यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक वो मेजर कर रहा था। और इसी तरह आगे स्क्रू के जो वर्नियर कैलिपर की अपनी अपनी लिमिटेशन है, तो ये भी अनसर्टेनिटी का एक काज है। उसके बाद दूसरी काज है नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जिस ऑब्जेक्ट पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अपने अंदर भी तो वेरिएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी गीली लकड़ी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बाद में एक्सपेरिमेंट करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया, जैसे एक्सपेरिमेंट सालों सालों चलते रहते हैं, और बाद में वो लकड़ी सूख जाएगी, ज़ाहिर बात है वो हल्की हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट के नताइज में भी फ़र्क आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल वेरिएशन है। अब ये भी गैर यकीनियत प्रोड्यूस कर रही होगी, ज़ाहिर बात है साइंटिस्ट के अंदर, कि जब वो उन्होंने काम स्टार्ट किया था तब वो लकड़ी गीली थी, भारी थी, वेट ज़्यादा था, मैस ज़्यादा था, तब वो नताइज आ रहे थे। और उनके दिमाग में अब ये बात भी होगी कि ये वक्त गुजरेगा, ये सूख जाएगी, इसका वेट कम हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट्स पे असर पड़ेगा। तो ये भी गैर यकीनियत की एक वजह है। उसके बाद तीसरा है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसिंग। अब एक इंसान हर वक्त फुली अटेंशन नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट के अंदर भी अक्सर ऐसे होता है कि साइंटिस्ट वैसे तो फोकस्ड होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बॉब वाला एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉल लटकी हुई है और वो बॉल रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल घूम रही है छत से। अगर फॉर एग्जांपल छत से स्ट्रिंग लटका हुआ है और बॉल रिवॉल्व कर रही है गोल गोल, और अगर हमने उसका टाइम पीरियड मेजर करना है कि वो कितने टाइम में अपना एक टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो वो हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे। और अगर कोई इंसान उस स्टॉप वॉच को मेजर करने के लिए कहीं से भी उसे स्टार्ट करता है, तो इस तरह हो सकता है ना कि वो जब स्टार्ट करने लगे तो वो हो सकता है उसकी मीन पोजीशन से ना स्टार्ट करे, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के करीब आई हुई हो तब स्टार्ट करे, और जब वो रोके तो उसी जगह पे ना रोक पाए जहाँ पे उसे रोकना है। क्योंकि अब इंसान है ना, इंसान से गलती हो जाती है, फोकस ख़राब हो सकता है,
देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो थोड़ी सी आगे चली जाए। तो अगर इस तरह की नेचुरल इम्परफेक्शन हो जाती है, या फिर इंसान के सेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में, नज़र आने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये इंसान पर्सनल प्रॉब्लम्स में आ जाती है, या इंसान की पर्सनल एरर्स में आ जाता है। तो ये अनसर्टेनिटी के काजेज़ हैं, और अनसर्टेनिटी का टॉपिक वैसे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, क्योंकि आपका जो बुक का टॉपिक है उसमें सिर्फ इसी हद तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाएंगे और इसको कम्प्लीटली आप लोगों को समझाएंगे कि ये किस तरह से है। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हम नेक्स्ट इस पे वीडियो बना लिया करेंगे। और अगर वीडियो समझ आती है तो इसे आगे शेयर किया करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।